assertion reason. Assertion is diamond is a conductor of electricity and heat. Diamond is a conductor of electricity and heat. Reason क्या है इसका? Diamond is soluble in all known solvents. ये सारी चीजों में soluble है. So yes, what is the answer of this question? मैम assertion और मैम रीजन भी. Yes, ये दोनों ही wrong है. Diamond is a conductor of electricity of heat. Conduct electricity, no, conduct नहीं करता है और ये soluble भी नहीं होता है, तो दोनों ही गलत है. ठीक है? So yes, now move on to next. Next is on page number 62. 62. इसमें तो कुछ भी नहीं है. Next is 69. Okay, यहाँ पर अगेन वही क्वेश्चन है. ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2S. आपको H2S का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है. आपको पहले मुझे ये बताना है कि will this be forming ionic compound or covalent compound? मैम कोवेलेंट कंपाउंड. Covalent. Because hydrogen is hydrogen उसमें एक anomalous behavior है, तो ये हाइड्रोजन को हम दोनों में कंसीडर कर सकते हैं. तो बेसिकली दिस विल बी फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड. तो ये कोवेलेंट बॉन्ड का आपको वो जो 3 स्टेप मैंने बताए थे, वो 3 स्टेप दिमाग में रखने हैं और वो तीनों को फॉलो करते हुए ही आंसर लिखना है, अदरवाइज पूरे नंबर नहीं मिलेंगे. नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज फ्रॉम दिस इज. उसके बाद हम जनरल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ये सैंपल खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is linked by reactivity series of metals? अच्छा, इसने क्या बोला है? फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को एक्सप्लेन करना है, डेफिनेशन देना है. तो यस, एनीबॉडी कैन गिव मी द डेफिनेशन. Yes, ma'am. Reactivity series is a series in which the metals are placed in increasing or decreasing order of their reactivity. No, this is wrong definition. और फिर क्या होगा? इंक्रीजिंग ही है आपकी बुक, डिक्रीजिंग ही है आपकी बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर. हम उल्टा भी तो लिख सकते हैं. आप लोग हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ जाते हो, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज को एक ही रखो. ओके कर सकते हैं, लेकिन हम करते हैं. चलो ठीक है, इसको कर लो. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो यस, यहाँ पर हम मेटल्स को प्लेस करते हैं. फिर उसके बाद उसने 3 रिएक्शन किए हैं, एंड यू हैव टू से which reaction will takes place and which will not takes place. State which of the following chemical reaction will takes place, giving suitable reason for each. आपको रीजन देते हुए बताना है कि कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा नहीं होगा. पहला होगा. यस मैम. यस मैम होगा. होगा मैम, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव. Zn is more reactive than Cu. हाँ, तो हमें इसी तरह से आंसर देना है इसका कि विच इज मोर रिएक्टिव. तो मतलब अगर रिएक्शन हुआ है तो ये वाला ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्शन नहीं हुआ तो ये वाला ज्यादा रिएक्टिव है. ठीक है. यस, फर्स्ट रिएक्शन विल टेक्स प्लेस. नाउ मूव ऑन टू सेकंड रिएक्शन विल टेक्स प्लेस और नॉट.
नहीं No, होएगा। ma'am. नहीं होएगा मैम, वो कम रिएक्टिव है। नो मैम, नो मैम। Yes. Iron is less reactive than zinc. Last one Yes, ma'am. यस मैम, मैम होगा क्लियर होगा। नहीं Yes, ma'am. यस मैम। होगा because zinc is more reactive than iron. तो इस तरह के क्वेश्चन है. This is again a question on reactivity series. तो reactivity series पे definitely आप क्वेश्चन रहेगा. It can be come in any of the form, किसी भी फॉर्म में आ सकता है. बहुत सारे फॉर्म मैंने यहाँ पर भी डिस्कस किए हैं, लेकिन रहेगा जरूर. ठीक है. So yes, now move on to the journal questions. इसके बाद आप लोग मुझे बताइए क्या क्वेश्चंस हैं, क्या मतलब समझ आया है, नहीं आया है, कोई डाउट है, कुछ भी. तो ये आप लोग मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं. कोई भी डाउट है? मैम कितने मार्क्स के चैप्टर आएगा मैम? कितने मार्क्स के चैप्टर आएगा मैम? चैप्टर्स अभी इस बार ना काफी हद तक चेंज हो गया है, तो ये मान के चलो सारे के सारे चैप्टर ना अब इक्वल मार्क्स के हो गए हैं. लेकिन हाँ, 5th चैप्टर जो मैंने देखा है सब सैंपल पेपर्स में, वो ज्यादा मार्क्स का हो गया है. आपके पास ना पेपर का पैटर्न क्या है? सच मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर भेजना था. अगर आपने सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर देखा है तो उसको प्लीज एक बार जरूर देखना, क्योंकि सीबीएसई का पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है. मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन का तरीका रहेगा ताकि आपको पेपर में कंफ्यूजन ना हो. यस, आपके पास क्या है, 1 to 20 क्वेश्चंस होंगे जो 1 मार्क के होंगे. ठीक है. 21 to 26 क्वेश्चंस होंगे, ये 2 मार्क्स के होंगे. और ये मुझे जहां तक मैंने देखा है ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं. ठीक है. 21 to 26 जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, दीज आर ऑफ प्रैक्टिकल बेस्ड. फिर उसके बाद 27 to 33 ये वाले क्वेश्चन है 3 मार्क्स के. और फिर उसके बाद आपके यहाँ 34 to 36 3 क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स के हैं. 1 फ्रॉम फिजिक्स, 1 फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 1 फ्रॉम बायो. तो ये 3 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के रहेंगे. आपके पास ओवरऑल कोई चॉइस नहीं है. इंटरनल क्वेश्चंस में कुछ एक क्वेश्चन में साथ के साथ आपको चॉइस मिली हुई है, तो उनमें से एक आपको करना है. और डायग्राम शुड बी लेबल्ड और क्लीन. एक डायग्राम पक्का, मतलब बायो में से तो ऑब्वियसली आता ही आता है. आपके पास फिजिक्स में भी कंडक्टर्स आ जाते हैं, उनका रेजिस्टेंस वगैरह की वजह से जो रेडिएशन आता है, लेकिन केमिस्ट्री में भी इस बार एक डायग्राम पक्का आएगा. अब जो एक ये 1 to 20 क्वेश्चन है, इसका क्या सिनेरियो है? तो यस, यहाँ पर एज सच पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास एमसीक्यू ही है. बीच में कोई एक क्वेश्चन एमसीक्यू का दे दिया, कोई 1 वर्ड का दे दिया, मतलब मिक्स क्वेश्चंस है. ठीक है. उसके बाद मतलब ये इस तरह के 12 क्वेश्चन है. 12 क्वेश्चन में से कोई 2-3 एमसीक्यूज हैं, बाकी सारे 1 वर्ड है. एक एमसीक्यू आ गया, फिर सिंपल आ गया. मतलब कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, लेकिन हाँ 12 क्वेश्चन 1 मार्क के हैं. उसके बाद आपके पास 13th, 14th, 15th एंड 16th, नहीं 14th, 15th एंड 16th 3 क्वेश्चन आपके पास असर्शन रीजन के हैं जो आपको मैंने अभी भी पूछे हैं. उसके बाद 17, 18, 19 एंड 20 ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पास आप कहते हैं ना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आप लोग बोलते हो, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बोलते हो. एक पैराग्राफ दिया होगा, इट कैन बी कम डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक. एनसीईआरटी की बुक में से एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें काफी चीजें आपको बताई हुई है. जैसे सीन पैसेज होता है ना, तो अब ये सीन पैसेज साइंस में भी पूछा हुआ है कि एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उसके बेसिस पे 5 क्वेश्चंस आर देयर ऑफ 1 मार्क एंड यू हैव टू गिव द आंसर्स ऑफ दिस 5 क्वेश्चंस. तो इस तरह का क्वेश्चन आए हुए 4, 17, 18, 19 एंड 20. और ये चारों क्वेश्चन फर्दर सब पार्ट्स में है, 5-5 नंबर के हैं ये. तो ये एक नए तरीके का क्वेश्चन है, मतलब जो मुझे अभी नेट पे भी मैंने बहुत सर्च किया, केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है. एक मिनट में मैं आती हूँ. ये आपके क्वेश्चंस हैं 17, 18, 19 और 20. तो इसमें से कोई भी किसी में से भी 2 आ सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से, और बाकियों में से एक आएगा. तो ये 5-5 मार्क्स के 5-5 सब पार्ट्स के साथ क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट करना है.
तो प्लीज प्री बोर्ड देने से पहले, क्योंकि प्री बोर्ड इज जस्ट इन अकॉर्डेंस विद द फाइनल पेपर, जो फाइनल पेपर आने वाला है उसी की तरह आपको प्री बोर्ड दिए, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि पेपर कैसे आने वाला है। और नेक्स्ट प्री बोर्ड में तो एज यू ऑल नो दैट कि ऑल द सिलेबस और कंप्लीट सिलेबस विल कम, तो वो एक कंप्लीट पेपर रहेगा। तो एक बार पेपर गो थ्रू करने के बाद आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि हाउ द पेपर विल कम एंड हाउ द क्वेश्चंस आर प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर पेपर, क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा चेंज इस बार दोबारा हुआ है। तो यस, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। किसी ने अभी कोई मैसेज टाइप किया था, आई डिडंट सी एक्चुअली। आई थिंक दैट पेपर वुड बी डिफिकल्ट। नहीं, पेपर विल नॉट बी डिफिकल्ट एट ऑल, इट विल बी फ्रॉम द सिलेबस ओनली। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, बट आपको दिमाग खोलकर, आंखें खोलकर पेपर करना है। एंड यस, मेक श्योर, बहुत बार बहुत अच्छे अच्छे बच्चे पेपर में क्या करते हैं कि जितनी बातें पूछी गई है वो सारी नहीं बताते। मुझे पता लग जाता है पेपर देख के कि हाँ आपको ये आंसर पता है, लेकिन जब तक चीज नहीं लिखी है, जब तक उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, कि अगर क्वेश्चन में 4 चीजें पूछी गई है ना, राइट दिस 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 एंड दिस, तो आपको उन चारों का आंसर करना जरूरी है। अगर एक ही चीज पूछी गई, अगर आप दूसरी बताना चाहते हो तो वो आपकी विल है, आपकी मर्जी है, आपको नंबर मिल भी सकते हैं और उसे कटेंगे नहीं। मतलब सीबीएसई नहीं ऐसा कहता कि आप नंबर काटो, तो लेकिन ट्राई करो कि अपना शॉर्ट एंड प्रिसाइज आंसर रखो। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आप शॉर्ट में आंसर पूरा नहीं दे पाओगे, आपको 2-3 लाइंस ज्यादा लिखनी पड़ेंगी, तो लिख दो, उसके नंबर नहीं कटेंगे, कम लिखने के नंबर जरूर कट जाएंगे। ठीक है, तो ये पेपर को समझ के पढ़ के करो तो पेपर बहुत इजी। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो पेपर बहुत इजी, अगर चैप्टर नहीं पढ़ा तो ऑब्वियसली पेपर विल बी डिफिकल्ट। यस, नो क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड। एंड यस, अलोइज आपने करना है, मैंने आपको बताया था कि चाहे वो रिड्यूस्ड सिलेबस में है या नहीं है, कोरोजन का इंट्रोडक्शन हमने किया था, वो आपको करना है। बाकी अकरेंस वाला टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। उसके अलावा रिएक्टिविटी सीरीज बचता है, जिसपे हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज बचती हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज एज सच नहीं आएंगी पेपर में कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में नहीं रहेगा। लेकिन आपको प्रॉपर्टीज और उसमें जो एक्सेप्शंस बताई गई है कि यस दिस इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इस तरह का जो एक्सेप्शंस बताई हुई है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हुए हैं, उन पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यस दिस विल कंडक्ट, मेटल्स आर कंडक्टिंग इन नेचर बट दिस विल नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। Metals are generally solids in nature, but mercury is the only matter which is present in the liquid state. तो इस तरह के क्वेश्चन जो है, एक्सेप्शंस जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जैसे मेटल्स की रिएक्टिविटीज हैं, रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस विद वाटर, रिएक्शंस विद स्टीम, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद एसिड्स, तो ये जो सारी की सारी रिएक्शन विद सॉल्ट्स, ये जो सारी की सारी रिएक्शंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको करना है मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के केसेस में, उनके यूजेस करना है आपको इन दोनों के केसेस। तो यस, ये है मैम, सारा का सारा चैप्टर। हाँ जी, मैम मैम जो आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो रिएक्शंस करवाई है वही याद करनी है मेन? बेटा एनसीईआरटी, मैंने एनसीईआरटी की सारी करवाई है और उसके अलावा 2-4 और भी करवाई है जो आगे पीछे चैप्टर्स में यूज हो रही है। ठीक है, ओके मैम। तो ये पाथ एक्चुअली, यस, गोल्ड इज सो सॉफ्ट कि वी कांट इवन होल्ड इट, मतलब हम उसको स्ट्रेट, अगर हमने लंबा अगर गोल्ड को लिया हुआ है तो हम उसको होल्ड नहीं कर सकते, वो टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन 24 कैरेट गोल्ड इज अ प्योर गोल्ड एज इट इज सो सॉफ्ट, तो वी आर एडिंग कॉपर और सिल्वर इन इट टू मेक इट इम्प्योर। हम इसको बिल्कुल प्योर फॉर्म में यूज नहीं कर सकते उसको ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, क्योंकि ये टूट जाएगा, बहुत सॉफ्ट है। तो हम इसमें थोड़ा सा इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। इम्प्योरिटी का ये मतलब नहीं कि हमने मिट्टी ऐड कर दिया या फिर हमने कोई कोयला ऐड कर दिया या इस तरह का कुछ भी ऐड कर दिया। इम्प्योरिटी का मतलब है गोल्ड के अलावा कोई भी चीज।
ओके तो ये इम्प्योरिटी का मतलब है मैम हमने कॉपर ऐड कर दिया, थोड़ा सा सिल्वर ऐड कर दिया, तो वो इम्प्योर बन गया। हम उसको 24 कैरेट से 22 कैरेट तक लेकर आते हैं। लेकिन आजकल हम जो ज्यादातर ऑर्नामेंट्स हैं वो 18 कैरेट के बनाते हैं, बाकी उसमें 6 पार्ट्स जो है वो इम्प्योरिटी का होता है। तो दैट इज द इम्प्योर गोल्ड, और जो हम ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। यस, एनीबडी वाज सेइंग समथिंग? एक्सक्यूज मी मैम, यस उत्कर्ष। मैम एनोडाइजिंग क्या होता है मैम? एनोडाइजिंग मीन्स एल्यूमिनियम से रिलेटेड जब कुछ होता है तो हम उसको एनोडाइजिंग बोलते हैं। एनोडाइजिंग मतलब एक आपके पास कांच का एक कोई भी ग्लास है, उसके ऊपर एल्यूमिनियम की कोटिंग करना, कोई और सब्सटेंस है उसके ऊपर एल्यूमिनियम की कोटिंग करना, दैट इज एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग इज बेसिकली द doing the coating of aluminium over any of the substance is known as anodizing। तो इसके लिए हमें वो सब्सटेंस को एनोड बनाना पड़ेगा और दूसरे सब्सटेंस को कैथोड बनाना पड़ेगा। अच्छा ओके मैम। यस, एक और चीज मैं इसमें बताती हूँ, अगर आपको समझ आता है तो। हमारे पास जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस हमने नहीं किया है डिटेल में, लेकिन थोड़ा बहुत रिएक्शन हमें पता है कि वी आर हैविंग 2 इलेक्ट्रोड्स और उनके ऊपर हम ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं एंड वी आर कीपिंग इट इन द सॉल्यूशन जहां पे रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यस, कोई भी मेटल है तो वो डिपॉजिट कहाँ जाकर होता है? कैथोड के ऊपर। अगर आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो यानी कि वो मेटल जो भी यहाँ पर है, यहाँ पे चाहे जिंक प्रेजेंट है, चाहे एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, या कोई भी मेटल है, वो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो यहाँ पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वहीं पर ही डिपॉजिट हो जाएगा। तो बेसिकली डिपोजिशन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस ऑन कैथोड। तो एनोडाइजिंग का मतलब है, एक तो हमारे पास ये एनोड है, एनोड हमने एल्यूमिनियम का लिया क्योंकि हमने इसकी कोटिंग करवानी है, तो ये एल्यूमिनियम हमने एनोड बना दिया, और कैथोड हमने वो सब्सटेंस बना दिया जिसके ऊपर हमने कोटिंग करवाना है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम यहाँ से जाएगा, सॉल्यूशन में आएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए यहाँ पे जाता जाएगा और इसके सरफेस पे डिपॉजिट होता जाएगा। तो अल्टीमेटली इस तरह से एनोडाइजिंग होता है। इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, एनोडाइजिंग मतलब एल्यूमिनियम का कोटिंग, और उसमें हम एल्यूमिनियम को एनोड बनाते हैं, जो हमें नेम से भी याद रह जाता है। सो दिस इज एनोडाइजिंग। ओके ओके, यस, एनीथिंग एल्स? नो मैम। हाँ मैम। Okay, beta. So this is all about for today's class. Do your practice Ma'am. and score Ma'am. well. क्योंकि इस बार स्कूल में ही होंगे। Yes, राघव? मैम मैं कह रहा था मैम, मेटल्स है नॉन मेटल्स में मैम, जैसे कार्बन की जैसे केमिकल रिएक्शन दे रखे हैं मैम, तो जैसे मैम मेटल्स के दे रखे हैं पर नॉन मेटल्स के नहीं दे रखे मैम वैसे। हाँ, बस वही करनी है, फिर आपको मेटल्स की ही करनी है, नॉन मेटल्स की नहीं आएंगी। रिएक्शंस नहीं मैम आएंगे एक बार हाँ जी, रिएक्शंस नहीं आएंगे मैम नॉन मेटल्स। जो एनसीईआरटी में दी हुई है ना, उसके बाहर से रिएक्शन नहीं आएगी आपके पास पेपर में। ओके मैम। ओके मैम 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 प्री बोर्ड्स घर पे होंगे कि स्कूल में होंगे? घर पे नहीं होंगे, स्कूल में आना पड़ेगा। प्री बोर्ड चाहे पोस्टपोन हो सकते हैं अगर मान लो ये सब कुछ चलता रहा तो, लेकिन प्री बोर्ड घर पर नहीं पोस्टपोन होने के लिए मैम, मैं हाँ, कोरोना लेकिन ज्यादा हो रहा है। वैसे तो 30 नवंबर तक ही स्कूल क्लोज है, उसके बाद रीओपन होंगे और आपका 3 से स्टार्ट है प्री बोर्ड। तो यस, प्री बोर्ड तो आपका किसी भी हालत में नहीं होगा। हाँ जी, मैम पोस्टपोन होनी चाहिए मैम वैसे मैम। नहीं होते, क्योंकि 2 प्री बोर्ड लेने जरूरी हैं। एक अब हो जाएंगे, उसके बाद एक जनवरी के मंथ में होंगे, फिर कब आप दोगे? फरवरी में थोड़ी देते रहोगे आप प्री बोर्ड। हाँ यस मैम। चांसेस बहुत कम है, इसको मत सोचो। लेकिन पेपर भी आपका स्कूल में ही होगा, चाहे हम कुछ मर्जी अरेंज करेंगे, लेकिन पेपर स्कूल में ही होगा। सीएस स्टूडेंट, आई थिंक सो हो गया है सबके डाउट्स वगैरह। मैम घर पे, हाँ जी मैम राघव? घर पे तो 80 मार्क्स का पेपर हो ही नहीं सकता मैम।
घर पे हो ही 80 नहीं मार्क्स सकता का, हाँ वही तो बात है ना, तो हमने दिलवाना मैम सारे टॉप करेंगे। है। तो यस, इसलिए स्कूल में ही पेपर होगा, तो कम एंड बी प्रिपेयर्ड, दिमाग को अपने को प्रिपेयर करके रखो और तैयारी करके रखो। ओके ओके मैम। Okay, all the best. And your test of chapter 3 will be on Saturday. So be prepared for that. So till then, all the best. Bye. ओके, थैंक यू ओके मैम, बाय। बाय। बाय मैम।